मंथन। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती नई श्रम संहिताओं पर चर्चा। भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा। नए श्रम कानूनों में कॉन्ट्रैक्ट अर्थात अनुबंध पर काम करने वाले लोगों के हितों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इन्हें सरल भाषा में समझाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा जी। शिशिर जी, आकाशवाणी में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पर बातचीत शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं कि श्रम और रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव आलोक मिश्रा ने श्रम संहिताओं में सुधार के बारे में क्या बताया। देश में अभी कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन लगभग 47 से 48% है। शायद ही किसी देश में इतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन होगा। एक कंसेप्ट आएगा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उसको वही सभी सुविधाएं मिलती हैं जो एक परमानेंट वर्कर को मिलती है। और यदि वो 1 साल का फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है तो 1 साल के बाद उसे ग्रेच्युटी भी मिलता है। तो जो ग्रेच्युटी का प्रावधान जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के लिए 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस के बाद होता था, तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ 1 साल बाद ही मिलेगा। इससे 2-3 चीजें होती हैं। यदि बिजनेस चाहता है कि मुझे एक वर्कर की 3 साल के लिए आवश्यकता है तो 3 साल के लिए ले सकता है, लेकिन उसे पूरी वही सुविधाएं देना पड़ेगी जो वो परमानेंट वर्कर के लिए देना पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति होगा, जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय होगा, वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पर होगा कंपनी के साथ, तो उसकी खुद की प्रतिष्ठा बढ़ेगी कि मैं कंपनी के साथ सीधा काम कर रहा हूं। श्रम संहिताओं में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए, अनुबंध पर काम करने वाले लोगों के लिए कौन कौन से प्रमुख प्रावधान किए गए हैं? देखिए, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है आपके लिए कि एक मान्यता दी गई है, एक पहचान दी गई है। अभी दिक्कत क्या हो रही थी कि जब हम कामगार की बात करते हैं, श्रमिकों की बात करते हैं, तो मूल रूप से उसमें हम 2 तरीके से लोगों को देखते हैं। एक जिनको नियमित वेतन मिलता है और एक जिनको हम लोग अनियमित कहते हैं या अस्थायी कहते हैं। उन अस्थायी में आप जो है वो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर को भी ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को भी ले सकते हैं, एक निश्चित समय के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को ले सकते हैं। कई तरह की उसमें कैटेगरी होती है। समस्या ये हो रही थी कि हम नियमित तौर पे जिनको वेतन मिलता है उनकी पहचान के लिए या उनके लिए तो तमाम बातें, तमाम प्रावधान किए गए थे पहले। अब इन जो कैटेगरी है, जिनको आप अस्थायी कह लीजिए, जिनको आप ठेके पे कह लीजिए, अनुबंध पे कह लीजिए, या फिर जिसको हम आज के दौर में जब हम लोग क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स की बात करें तो गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की बात कर रहे हैं, उनके लिए एक पहचान दी गई है। पहचान के तौर पे क्या चाहिए आपको? एक आपके पास एक चिट्ठी चाहिए कि जो ये कह सके कि आप इस अमुक संस्था के लिए काम करते हैं, जिसको आप एक तरीके से अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं। दूसरा, अगर मैं कहूं कि गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, तो पहली बार कानून में 4 टर्म्स इंक्लूड किए गए हैं, 4 शब्द इंक्लूड किए गए हैं। जैसे पहला टर्म्स है एग्रीगेटर, कि एग्रीगेटर की परिभाषा क्या है। तो अगर मैं कानून के प्रावधान को देखूं कि एक ऐसा मार्केट प्लेस है, एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है जहां पर खरीदार और विक्रेता के बीच में एक संबंध बनता है। दूसरी जो परिभाषा है वो है आपके गिग वर्कर्स की, कि गिग वर्कर है कौन। तो ये परिभाषा दी गई है कि जो एक नियमित व्यवस्था उससे बाहर रह करके काम करता है। जैसे आपके घरों पे कोई सामान लेकर के आता है किसी ई कॉमर्स के जरिए, क्विक कॉमर्स के जरिए, वो कौन है? तो वो गिग वर्कर एक शब्द जो है वो आपके इस कानून में शामिल किया गया है। तीसरी जो परिभाषा है वो है प्लेटफॉर्म वर्कर, कि एक तो हो गया आपका गिग वर्कर जो कि बाहर काम कर रहा है, और दूसरा ये है कि प्लेटफॉर्म पे जो काम करने वाले हैं, और चौथा जो है कि प्लेटफॉर्म कार्य क्या है, मतलब उस पे किस तरह के काम होते हैं। तो एक तरफ आपने क्या किया कि अनुबंध पे या ठेके पे काम करने वाले के लिए एक नियमित व्यवस्था देने की बात की, और दूसरी तरफ आपने कानून में मौजूदा बाजार व्यवस्था या मौजूदा चलन के हिसाब से जो टर्म है उनको जगह दी है। तो इससे जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनके लिए एक बेहतर कल बनाना जो है वो संभव हो सकेगा। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है वो न्यूनतम मजदूरी। अब इस पर क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है, इस पर कुछ प्रकाश डालें, क्योंकि जो सार्वभौमिकरण की बात है तो ये कई बार लोगों की समझ में नहीं आती ये बात कि कैसे होगा, ये किस तरह से होगा। देखिए, श्रम में जो है वो एक कंकरेंट लिस्ट का मुद्दा है, समवर्ती सूची का मुद्दा है, और उसमें कई बार ये बात आती है कि क्या इसमें केंद्र सरकार कानून जी, बना सकता है, क्योंकि राज्यों के पास भी बिल्कुल है जी। और लेकिन जो
बाकी जो काम है वो हर राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से करती है। जैसे मजदूरी की बात है, न्यूनतम मजदूरी की बात है, तो अब अगर एक राज्य में न्यूनतम मजदूरी मान लीजिए कि 225 रुपए है, दूसरे राज्य में मान लीजिए 185 रुपए है, तो आपके अलग अलग राज्यों में अलग अलग न्यूनतम मजदूरी दर होने की वजह से एक जिसको कहते हैं ना कि पोर्टेबिलिटी कहीं ना कहीं रुक जाती है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे आप काम करने जा रहे हैं, वहां पर कैसे काम होगा, उसमें भी एक दिक्कत ये भी आती है कि किस संस्था के लिए काम कर रहे हैं, क्या वो एक केंद्रीय स्तर की संस्था है या राज्य स्तर की संस्था है। तो यहां पर इस कानून में एक व्यवस्था क्या दी गई है कि कम से कम इतनी मजदूरी तो है, इसके ऊपर हर सरकार, हर राज्य सरकार स्वतंत्र है कि आप इसके ऊपर देंगे। यानी कि मजदूरों को आश्वासन होगा कि देश के वो किसी भी हिस्से में काम कर रहे हैं अस्थायी तौर पे, उनको कम से कम एक निश्चित ये मजदूरी तो मिलनी है। तो ये फ्लोर वेज की अवधारणा है, ये मतलब व्यवहार में कैसे लागू हो पाएगी? देखिए, राज्य सरकारें आपको पैसा नहीं दे रही हैं, पैसा किसको देना है? तो एम्प्लॉयर को देना है। एम्प्लॉयर को देना है। लेकिन एम्प्लॉयर को ये पता है कि एक कानून के तहत इतनी रकम तो कम से कम मुझे देनी है। उसके ऊपर दबाव नहीं है कि इसको इससे ज्यादा देना है, लेकिन उसके ऊपर ये कानूनी बाध्यता जरूर है कि उससे नीचे उसको नहीं देना है। अनुबंध वाले श्रमिकों के लिए ओवर टाइम और बोनस भुगतान से संबंधित भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। देखिए, हम लोग कई बार इस बात पे चर्चा करते हैं कि आप 8 घंटे काम करते हैं। भाई, आमतौर पे माना जाता है कि आपको 8 घंटे काम करने हैं, लेकिन जब अनुबंध पे कार्य करना है या इवन की कई बार स्थायी व्यवस्था में होती है कि 8 घंटे से ज्यादा करने पर क्या होगा, तो अस्थायी व्यवस्था में ओवर टाइम का है, एक निश्चित वेतन से कम जिनका है वेतनमान है उनके लिए ओवर टाइम की व्यवस्था है। अब यही चीज अस्थायी में भी लागू करने की बात है कि आपको एक निश्चित दर पर ओवर टाइम देना होगा। इससे एम्प्लॉयर के लिए क्या है कि जिसको कहते हैं ना कि अनावश्यक तौर पे जो एक शोषण हो रहा था उसको किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि एक उसके ऊपर भी दबाव होगा कि अगर आप ज्यादा काम लेते हैं तो आपको ज्यादा भुगतान भी करना है, तो आप क्यों ना आप और लोगों को दें। तो इसके दोनों फायदे हैं, एक उसका शोषण रुकेगा जो अस्थायी कर्मचारी है, और दूसरा रोजगार के ज्यादा मौके बन सकते हैं क्योंकि आपको काम के लिए और ज्यादा कामगारों की जरूरत होगी। आप एक ही कामगार से आप लंबे समय तक काम नहीं करा सकते। इसके दूसरे तरफ से भी देखें अगर, तो जैसे काम के घंटे की बात है या साप्ताहिक अवकाश की बात है, छुट्टियों के नियम है, ये सब प्रावधान हैं। तो अनुबंध वाले जो श्रमिक हैं उनके लिए, जैसे उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन सब पर इसका असर पड़ता है, लेकिन साथ ही जिसके लिए काम कर रहे हैं उसकी उत्पादकता पर भी इसका असर पड़ता है। क्योंकि अगर खुश होंगे लोग, अगर अच्छे लोग होंगे, अच्छी तरह रखेंगे आप, तो आपकी उत्पादकता बेहतर होगी। बिल्कुल। और एक उत्पादन करने वाली जो संयंत्र है, इकाई है, उसका अंत में उद्देश्य क्या है? एक मुनाफा अर्जित करना है। मुनाफा अर्जित करना तभी संभव हो सकता है, जैसे कहते हैं ना कि ये तो आप बिल्कुल दोहन करते जाए, लेकिन कहते हैं ना कि वो इलास्टिक की स्थिति आ जाती है, एक सीमा के बाद वो टूट जाता है। आपको उसको टूटने से बचाना है, और इसीलिए ये सारे जो प्रावधान हैं जो कामगारों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ना कि वो दबाव में काम करना चाहेंगे। चर्चा की शुरुआत में आपने बात की थी गिग वर्कर्स की, उनके लिए अगर हम देखें तो क्या खास इसमें इस प्रावधान में है? दो चीजें काफी महत्वपूर्ण है। पहला तो जैसे मैंने कहा कि कानून में शब्द आ गया है गिग वर्कर, जो कि अभी तक वो नहीं था, और प्लेटफॉर्म भी आपने उसमें शामिल कर दिया। दूसरा उनके लिए क्या है कि एम्प्लॉयर को अपने टर्नओवर का 1 से 2% एक स्पेशल कॉर्पस में, एक विशेष फंड में जमा कराना होगा, जिससे कि उनको अलग अलग सुरक्षा दी जा सके। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो हैं वो एक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं पोर्टल पे जाकर के। उनको जो यूनिक आईडी मिलेगी, उस यूनिक आईडी के बदौलत वो, मान लीजिए कि आज ए में काम कर रहे हैं, कल बी में काम कर रहे हैं, तो ए में जो कुछ भी उनको सुविधाएं मिलती थी वो बी में भी सुविधा ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे अगर आप याद करें तो ईपीएफओ में आपका एक यूनिक ईपीएफओ का नंबर होता है। उस नंबर की बदौलत यह है कि आप अगर संस्थान बदलते हैं तो पिछले संस्थान में जो कुछ भी आपका बना था पैसा, वो नए संस्थान में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये यूनिक आईडी की बदौलत वो भी संभव हो सकेगा। और चौथी और महत्वपूर्ण बात यह कि कई तरह की जो सामाजिक सुरक्षा थी, खास तौर पे जो लेडीज गिग वर्कर्स हैं, उनके लिए मातृत्व सुरक्षा की जो बात है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भी होता है कि उनको आप किस तरीके से मदद करते हैं। और एक और बात मैं टेम्पररी वर्कर के साथ साथ ये भी जोड़ना चाहूंगा कि वर्किंग इन्वायरमेंट
जो कार्य का माहौल है, कार्यस्थल का जो माहौल है, वो महिलाओं के लिए कैसे बेहतर हो सके, उसकी भी बात इस व्यवस्था में कही गई। जी, आपने महिलाओं की बात की है। मैं इसके साथ ही जोड़कर पूछना चाहता हूं कि जो प्रवासी ठेका श्रमिक है, जो अनुबंध पे काम करने वाले प्रवासी लोग हैं, उनके लिए सुरक्षा, आवास, परिवहन, महिलाएं हैं तो उनके बच्चों की देखभाल के लिए जो क्रेच की व्यवस्था बात क्रेच की बात होती है, तो उनको नीतिगत प्राथमिकताओं में किस प्रकार अभी शामिल किया जाना चाहिए? आपने एक शब्द अभी इस्तेमाल किया था, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। जी। किसी भी कामगार के लिए उत्पादकता बढ़ाने के लिए जरूरी है कि वो मानसिक तौर पर एक स्वतंत्र होकर के काम करे। जब आप इस तरह का प्रावधान करते हैं कि आपके लिए आवास की बात है, परिवहन की बात है, कार्यस्थल पर उचित माहौल की बात है, तो मानसिक तौर पर ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने की स्थिति में आता है। और खास तौर पे जो महिलाओं की हम बात करें, हम सभी जानते हैं कि महिलाएं दोहरी जिम्मेदारी में, परिवार की भी जिम्मेदारी संभालनी है और अगर वो किसी कार्यस्थल पे हैं तो वहां की भी जिम्मेदारी संभालनी है। दोहरी जिम्मेदारी की सूरत में उनके लिए विशेष इंतजाम करना जरूरी हो जाता है। छोटी सी बात है, बच्चे को लेकर के आप कार्यस्थल पे आ रहे हैं, वहां पर आपके लिए क्या इंतजाम है? क्या आपके बच्चे के लिए कोई क्रेच का है कि नहीं? सरकारी दफ्तरों में आपने देखा होगा, कई सरकारी विभागों में, कई सरकारी मंत्रालयों में विशेष तौर पे क्रेच बने हुए हैं, कई संस्थाओं में भी बनाए गए हैं। तो अब ये जो इंतजाम किए गए हैं, उनका मकसद सिर्फ ये है कि आपको एक ऐसा माहौल दिया जाए जिससे आप अपनी उत्पादकता को बढ़ाने में कामयाब हो सके। जी, हम चर्चा करें अगर तो एमएसएमई की बात हमेशा आ ही जाती है और अब भारत में स्टार्टअप्स की भी बात हमेशा आती है, तो उनके लिए अनुपालन के लागत को बढ़ाए बिना श्रमिक संरक्षण को कैसे संतुलित किया जा सकता है ताकि जो रोजगार सृजन है वो भी प्रभावित ना हो और सारे प्रावधान भी ठीक से लागू हो और सबका हित उसमें शामिल हो? देखिए, अनुपालन की एक लागत तो होती है, इससे सरकार भी इनकार नहीं करती है और कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। बात यह है कि कितनी लागत है और अभी के समय में जो आप खर्च कर रहे हैं, अगर वो खर्च का एक हिस्सा ही खर्च कर और बाकी आप अपने मुनाफे में जोड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका मुनाफा तो बढ़ रहा है लेकिन आपकी उत्पादकता नहीं बढ़ पा रही है। अब यहां पर आपके लिए जरूरत क्या है कि आप अपने मुनाफे का एक हिस्सा देते हैं तो उससे अपने जो कामगार हैं उससे बेहतर तरीके से काम ले सकते हैं। एक ये भी बात हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जो कुछ भी आपका बिजनेस एक्सपेंसेस होता है उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो इनकम टैक्स का बेनिफिट भी आपको मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि आपने खर्च कर दिया तो उसका कोई फायदा नहीं है, आपको कर का सुधार भी मिल रहा है और अपने कामगारों से बेहतर, जिसको कहते हैं ना, रिटर्न भी आपको मिल रहा है। तो अनुपालन की लागत अगर थोड़ी बढ़ेगी भी तो हो सकता है कि आपके कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी, उत्पादकता बढ़ेगी। बिल्कुल। और अब इस पूरे अगर हम देखें इन प्रावधानों में, नए प्रावधानों से जो लाभ हमने देखा है, जो हम जिस पर बातचीत कर रहे हैं, इसमें शिकायत निवारण और विवाद समाधान, ये क्योंकि जब भी कोई नए प्रावधान आते हैं तो ये मुद्दा भी साथ में आता है कि भाई इससे कुछ शिकायतें पनपेंगी, कुछ विवाद होंगे, उनके समाधान के लिए इस पर क्या क्या है और क्या किया जा सकता है? देखिए, जो पोर्टल है, पोर्टल पे आप शिकायत कर सकते हैं, ये तो हकीकत है, पोर्टल के जरिए आपके पास वो सुविधा मौजूद है। मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जैसे सीपी ग्राम एक सरकार की व्यवस्था है, जो आम नागरिक वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं सरकारी मंत्रालयों और सरकारी विभागों के संबंध में, और उन शिकायतों का निपटारा कितनी जल्दी होता है उसकी पूरी जानकारी, कितने समय में होता है उसकी पूरी जानकारी वहां पे दी जाती है। मुझे लगता है कि यहां पर भी एक सीपी ग्राम जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक सामान्य पोर्टल या एक सामान्य व्यवस्था में शिकायत करने का प्रावधान तो कर दिया, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है, जिम्मेदारी जो है, जवाबदेही जो है, वो कैसे तय करेंगे? तो ऐसे में एक मॉडल सरकार के पास उपलब्ध है, क्या उसी मॉडल को इस व्यवस्था में भी लाया जा सकता है? मुझे लगता है संभव है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। तो श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ नई श्रम संहिताएं अनुबंध वाले श्रमिकों के लिए न्यायोचित, पारिश्रमिक और सुरक्षित गरिमापूर्ण कार्य परिसर सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। शिशिर जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आने और इस अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती नई श्रम संहिताओं पर चर्चा। भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
मंथन।